रेड सी में वर्ल्ड वॉर। डिटेल इनपुट आपके सामने, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज, जहां गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन हो चुके हैं तेज और हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमले को लेकर पहली बड़ी ब्रेकिंग। ग्राउंड ऑपरेशन, विध्वंसक हमले की तस्वीर आपने देखी, लेकिन हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का बड़ा हमला। आईडीएफ ने टैंक पर लगी मशीन गन से कैसे किया फायर, देखिए। दो बड़े ऑपरेशंस की एक साथ तस्वीरें आपके सामने, जहां हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के बड़े हमले को लेकर बड़ी खबर। आईडीएफ ने टैंक पर लगे मशीन गन से किया फायर, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन साथ ही देखिए उस वक्त की तस्वीर जब हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमलों को आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज करते हुए दिया अंजाम। अगली बड़ी खबर, आईडीएफ ने गाजा में दर्जनों हमास लड़ाकों का घेराव कर लिया है। हमास लड़ाकों के साथ घर में लगाई गई आग। तस्वीरें आपके सामने देखिए, काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। बड़ी खबर ये सामने आई कि लगातार ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए आईडीएफ ने गाजा में दर्जनों हमास लड़ाकों का घेराव कर लिया और उस घेराव के बाद घरों में लगा दी गई आग। साउथ लेबनान से इजराइल पर विध्वंसक हमले को लेकर बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी। देर रात की उस वक्त की तस्वीरें जब देखिए किस तरीके से साउथ लेबनान में इजराइल ने हमलों को अंजाम दिया। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। और अब ईरान में हमास के समर्थन पर लोगों के विरोध की तस्वीर, जहां हमास के समर्थन में लगे बिलबोर्ड में आग लगा दी गई। ईरानी सरकार ने हमास के समर्थन में ये बिलबोर्ड लगाए थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, जहां यूक्रेन में जर्मन सेल्फ प्रोपेल्ड गन का विध्वंस देखिए। शेलिंग में रूसी कब्जे वाले इलाकों में भीषण तबाही। रूसी MiG-31 फाइटर के क्रैश का आया वीडियो। एक और तस्वीर, यूक्रेन जंग में क्रैश हुआ फाइटर, पायलट इजेक्ट करने में कामयाब रहा। तो रूसी MiG-31 फाइटर के क्रैश की ये तस्वीर आपने देखी। लगातार युद्ध के इस हालात के बीच में तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वीडियो है रूसी MiG-31 फाइटर के क्रैश होने का। यूक्रेनी जंग में क्रैश हुआ फाइटर। और अब आइसलैंड में उठ रहे ज्वालामुखी को लेकर खबर, जहां 3 महीने में तीसरी बार बड़ा विस्फोट हुआ है। आपको बता दें, इस विस्फोट से बनी 3 किलोमीटर लंबी नई दरार को लेकर भी खबर है। दरार से निकल रहा 200 फीट ऊंचा लावा। चलिए तो 8 बड़ी ब्रेकिंग सीधे इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको दिखाती हूं। और इस बीच आपको यह बता दें कि लगातार वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों में डिटेल इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी, जहां गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन तेज होते जा रहे हैं और हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। मशीन्स के जरिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया हमास के ठिकानों पर, वो तस्वीर आपने देखी। और आईडीएफ ने गाजा में ही दर्जनों हमास लड़ाकों का घेराव कर घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं हिजबुल्लाह ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ये एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आई, जहां साउथ लेबनान से
इजराइल पर विध्वंसक वार हुआ और ईरान में हमास के समर्थन में लोगों के विरोध की तस्वीर सामने आई और साथ ही रूसी कब्जे वाले इलाकों में भीषण तबाही किस तरीके से इन ऑपरेशंस के जरिए अंजाम दी जा रही है उसकी तस्वीर आपने देखी और रूसी MiG-31 कैसे इस जंग के दौरान क्रैश हुआ। वहीं 3 महीने में लगातार तीसरा बड़ा विस्फोट, ऐसा विस्फोट जिसमें 3 किलोमीटर लंबी दरार के बीच लावा उठता हुआ, ज्वालामुखी उठता हुआ नजर आया है। तो अब वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए आपको बता दूं इस वक्त खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको बता दूं डिफेंस एनालिसिस ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद अगस्तीन सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग्स के साथ करेंगे शुरुआत, जहां जानिए किस तरीके से अब इजरायली एयरफोर्स की विध्वंसक एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हिजबुल्लाह कमांडर की कार पर ड्रोन से हमला, लेबनान बॉर्डर से 11 किलोमीटर अंदर ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। इस कार में टॉप कमांडर के साथ 2 और लोग सवार बताए जा रहे हैं। इजराइल के हमीस 450 ड्रोन से लेबनान पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो एक के बाद एक लगातार टॉप कमांडर्स को टारगेट करते हुए कैसे इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर जब कार को ट्रैक और ट्रेस करने के बाद हिजबुल्लाह कमांडर की कार पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। लेबनान पर ही इजराइल के बड़े एक्शन को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, जहां IDF हमले में मारा गया है हिजबुल्लाह कमांडर। हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास अल देब्स की हमले में मौत हो चुकी है। ईरान की IRGC के लिए काम करता था अल देब्स। सीरिया में ईरानी एयर डिफेंस मजबूत करने की जिम्मेदारी थी और यही वजह है कि लगातार इन हालात के बीच किस तरीके से हिजबुल्लाह कमांडर रडार पर रहे और अब कैसे हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास अल देब्स के हमले में मौत हुई उसकी तस्वीर आपने देखी। तो मारा गया एक और हिजबुल्लाह कमांडर। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। साउथ लेबनान के नबाती शहर में कमांडर की कार पर ड्रोन हमले की तस्वीर आपके सामने है। हमले में ढेर कमांडर का नाम है अब्बास अल देब्स। अल देब्स ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्ट से जुड़ा हुआ था। ईरान को सीरिया में एयर डिफेंस मजबूत करने में मदद दे रहा था। अब्बास अल देब्स हिजबुल्लाह का क्षेत्रीय कमांडर था और स्काई न्यूज अरबी की तरफ से जिस तरीके से इसकी मौत को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, अब तक कितने कमांडर ढेर किए जा चुके हैं, एक टाइमलाइन इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रखती हूं, क्योंकि 8 जनवरी को लेबनान से ही खबर आई थी इजरायली हमले में टॉप हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास अल देब्स के मारे जाने को लेकर, जिसको लेकर मैं एक्सपर्ट्स के साथ अभी चर्चा करूंगी। आपको बता दूं अमेरिकी ड्रोन हमले में कताइब हिजबुल्लाह के 2 कमांडर ढेर किए जा चुके हैं। वहीं IDF हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हसन अल तविल की मौत को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई थी। माफी चाहूंगी, यहां पर डेट्स की इंफॉर्मेशन फिलहाल आपके सामने सही नहीं थी, क्योंकि 7 जनवरी को भी खबर आई थी। अब बेरूत में 3 जनवरी को इजरायली हमले में हमास के डेप्यूटी लीडर सालेह अल अरोरी की मौत को लेकर भी बड़ी खबर मिली थी। इसके साथ ही 25 दिसंबर सीरिया 2023 में जब इजरायली हमले में ईरान के वरिष्ठ जनरल सैयद रजी मोजावी की मौत को लेकर भी बड़े दावे किए गए। तो देखिए ये पूरी टाइमलाइन कि अब तक कितने कमांडर्स ढेर हो चुके हैं और देखिए इन हमलों को जिस तरीके से अब अंजाम दिया जा रहा है। इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले बता दूं कि कौन कौन सी बड़ी खबरों को देखते हुए आज वॉर जोन में इस हालात में चर्चा की जा रही है, जहां लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया है। खबर बड़ी क्यों है? क्योंकि 30 दिन में हिजबुल्लाह के 6 बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं और लेबनान से IDF पर लगातार हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, इस बीच इजरायल एयरफोर्स चीफ की विध्वंसक धमकी भी सामने आ चुकी है। अब हुती के हाथ ईरानी हथियार, एक और बड़ी खबर का करूंगी रुख, क्योंकि हुती को ईरान का खुलकर साथ सीधा वर्ल्ड वॉर की तरफ कर रहा है इशारा। साथ ही रेड सी में हुती के खिलाफ जर्मनी, रेड सी में ही हुती के खिलाफ अमेरिकी गुट जिस तरीके से मजबूत होते जा रहे हैं उसको लेकर बड़ी खबर। और साथ ही पुतिन नेटो हार कबूल कर ले,
पुतिन ने अपने इंटरव्यू में विस्फोटक खुलासे किए हैं, पश्चिम को कटघरे में खड़ा किया है। नेटो पर क्या कहा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अमिताभ सर, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, हिजबुल्लाह कमांडर जिस तरीके से ढेर किए जा रहे हैं आज के इस हालात में, क्या लगता है इन्हीं ऑपरेशंस के जरिए हिजबुल्लाह कुछ हद तक कमजोर हो पाया? देखिए, हिजबुल्लाह को कमजोर तभी किया जा सकता है जब वो पूरी तरह से लेबनान के अंदर हस्तक्षेप करे। हिजबुल्लाह अपने आप में स्टेट विद इन अ स्टेट है, लेकिन ये तो सही है कि हिजबुल्लाह को टैकल करने के लिए और हिजबुल्लाह कम से कम वार कर सके इजराइल पे, उसको एंश्योर किया गया है। लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म करना इस तरह के संघर्ष में, जब तक आप लैंड वायलेट करके लेबनान में नहीं जाते तब तक उनको खत्म नहीं किया जा सकता है। रही बात जो ये कमांडर मारा गया, ये कमांडर इनके ऑपरेशंस का तो काम देखता ही था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल था कि वो एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग का सोर्स था जो हमास, हिजबुल्लाह और हुती में करता था। इसके चलते उसका मारा जाना एक सिंबॉलिक एक्ट है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए भी, कि ऐसे जगह पे अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं तो और उनको अगर खत्म किया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा चेक होगा हिजबुल्लाह के लिए। लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म करना या उसको एक तरह से कहीं न्यूट्रलाइज करना पॉसिबल नहीं है आज के समय में। सर, अगर न्यूट्रलाइज करना आज के समय में भी पॉसिबल नहीं है तो क्या इन कड़ियों को एक एक कर तोड़ना ही बड़ी कामयाबी नहीं कही जाएगी? इस पर आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन इस बीच ईरानी हथियारों से हमला करता है हुती। एक और सबसे बड़ी खबर, रेड सी में ईरानी मिसाइलों से अटैक को लेकर अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हुती के साथ IRGC कुद्स फोर्स की ताकत है। विदेशी जहाजों पर ईरान में ड्रोन से हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। इस बड़ी खबर पर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रेड सी में ईरानी हथियारों से अटैक को लेकर बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन। ईरान मेड हथियारों का हुती कर रहा है इस्तेमाल, ये बड़ी खबर है। हुती के पास ईरानी मिसाइल और ड्रोन है। हुती के हमलों के बीच अमेरिका का ये बहुत बड़ा दावा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्स फोर्स ने हुती के हथियार भंडार भरे हुए हैं और साथ ही खतरे में इंटरनेशनल शिपिंग और नेविगेशन भी है। अमेरिका जिस रिपोर्ट के लिहाज से इस खतरे की बात कर रहा है, आपको बता दूं, यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। और इसी बड़ी खबर के आधार पर बड़ा सवाल, रेड सी से वर्ल्ड वॉर 3 इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि रेड सी पर हमले में अब आपको बता दें ईरान हुती को हथियार दे रहा है, इस खबर की पुष्टि हो जाती है। और रेड सी पर हमले में ईरान हुती को लोकेशंस भी बता रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ईरान ने यमन के साथ मिलकर रेड सी में जंग छेड़ दी है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान ने रेड सी में यूएस और यूके को टारगेट करने का फैसला कर लिया है? इन बड़े सवालों के साथ जानिए कि क्या ईरान और नेटो के बीच रेड सी में जंग शुरू हो चुकी है और क्या ईरान को पीछे से रूस का समर्थन हासिल है। सुधाकर सर, आपके पास आ रही हूं इस सवाल और इन फैक्ट्स के साथ कि अगर आज ये एविडेंसेस काफी नहीं है हुती और ईरान की उस कॉपरेशन को देखते हुए, जहां ईरान कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के इन हालात को फ्यूल करता जा रहा है। सुरभि, बहुत धन्यवाद, आपके शो में आपने इनवाइट किया। देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा कि वेस्ट एशिया में ईरान अपने आप को एक ग्रेट पावर समझता है। काफ़ी समय से ये सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बड़ा ज़बरदस्त दुश्मनी थी। 1400 साल के बाद चाइना के मध्यस्थ या ब्रोकरेज के वजह से ये दोनों देश के बीच में कुछ तनाव जो है कम हुआ है और डिप्लोमेटिक मिशन एक्सचेंज हुए हैं। आज के दिन में आज अगर आप देखेंगे कि ये मैक्सिकन स्ट्रेटेजिज्म जिसको बोलते हैं कि हर द स्टेक होल्डर दो बंदूक लेके वो दूसरों के शत्रु के तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान का 2 मेन जो शत्रु या जो अलायंस है वो है हिजबुल्लाह और हमाज। और रेड सी की तरफ जो यमन के बैंक से जो हुतीज की अटैक कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का सपोर्ट है। लेकिन कर क्यों रहा है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वेस्ट एशिया में शांति के लिए जो चाइना का हाथ है सऊदी अरेबिया और ईरान को इकट्ठे लाने में, आज वो स्ट्रेटेजिक राइवलरी में परिवर्तन हो चुका है। अमेरिका एक सुपर पावर होने के नाते उसके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है। तो अमेरिका किसी भी हालत में इलेक्शन ईयर में यह साबित करना चाह रहा है कि चाइना से बेहतरीन
और जबरदस्त तरीके से ये कामयाबी हासिल कर सकता है। सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड का सक्सेसफुल पीस अकॉर्ड करने में कामयाब होगा और साथ ही ईरान को एक कदम पीछे की तरफ हटा के वो दिखा सकता है। अगर आपकी बात को मैं ये समझूं कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए लिए जा रहे फैसले हैं, लेकिन बड़ी खबरें जिस लिहाज से रेड सी और इस पूरे जोन में नजर आ रही है, हुती के खिलाफ जंग लड़ेगा जर्मनी, ये एक और बड़ी खबर है। और रेड सी में ही SM-2 मिसाइलों से अटैक जर्मनी करेगा। अब रेड सी की ओर से रवाना जर्मन फ्रिगेट हेजन को लेकर ही बड़ी खबर आई, जहां लाल सागर में विदेशी जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि रेड सी में हुती के खिलाफ जर्मन पावर को लेकर ही विनोद सर से मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने, जहां अमेरिका ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में जर्मनी को लेकर यह खबर इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, इस बीच विल्मेश्वेन नेवी बेस में जर्मन फ्रिगेट रवाना हुई है और हेजन में 240 सैनिक बताए जा रहे हैं। SM-2 घातक मिसाइलों से ये लैस है, 2 अटैकिंग हेलीकॉप्टर भी हैं। यूरोपीय यूनियन के यूनाफाओ एक्सपाइड मिशन पर जर्मन फ्रिगेट बताई जा रही है। और रेड सी, आपको बता दूं, लाल सागर और अदन की खाड़ी से जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए विनोद सर, ये कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ इसका मिशन है इस पूरे रूट को प्रोटेक्ट करना, या कहीं ना कहीं किसी हद तक इन्हीं मिशंस के जरिए ये इन्हें रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, जो रेड सी से क्रूड जा रहा है या माल जो भी एशिया से और मिडिल ईस्ट से जा रहा है, उसका सीधा सीधा असर, इकोनॉमिक असर जो है वो यूरोप और बाकी देशों में, पश्चिमी देशों में पड़ रहा है। ये एशिया और इंडिया, इन सब देशों में, या चाइना, इनमें रेड सी के ऊपर जो लड़ाई है उससे हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो गल्फ ऑफ ओमान है वहां से हमारा सारा सामान जो मिडिल ईस्टर्न सामान है, इंक्लूडिंग फ्रॉम सऊदीया, कम्स फ्रॉम देयर। ईरानी ऑयल कम्स फ्रॉम गल्फ ऑफ ओमान। सो हमारे लिए ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और हुती का ये जो एक्शन है वो भी आप जानते ही, हमने डिस्कस भी किया इस प्रोग्राम में कि सारा कुछ ईरान सपोर्टेड है। तो हुती का एक्शन सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पॉपुलेशन और इजराइल, इनके खिलाफ है। तो इनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि रशियन ऑयल की कमी उनको खल रहा है और किसी तरह ये विंटर उन्होंने निकाला है। इस बार अगर सऊदी ऑयल या मिडिल ईस्टर्न ऑयल या मिडिल ईस्टर्न क्रूड बंद हो जाए तो बहुत लोग जो पिछले 10-20 साल से फ्री गर्मी का जो आनंद उठा रहे हैं अपने घरों में, स्पेशली इन यूरोप, उनको इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज एक्शन जरूरी है। बिल्कुल, आज एक्शन जरूरी है। और इसीलिए इस रूट को लेकर हम जब चर्चा करते हैं तो ये जानते हैं कि किस तरीके से एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए नेविगेट करने के लिए ये रूट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इजरायली सेना के विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर बड़ी खबरें भी मिल रही हैं। आपको बता दूं, हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की फायरिंग को लेकर खबर है। गाजा में हमास के ठिकानों पर छापेमारी, जहां आईडीएफ ने हमास के दर्जनों ठिकानों को कैसे तबाह किया, तस्वीर देखिए। गाजा में आईडीएफ की लेडी ब्रिगेड का एक्शन देखिएगा। हमास के ठिकानों पर जबरदस्त फायरिंग हुई। ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ की सैकड़ों लेडी ब्रिगेड भी शामिल है और आईडीएफ ने ड्रोन से इंटरसेप्ट कर हमास का घेराव किया। दो तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमास का घेराव करते हुए ऑपरेशंस को दिया जा रहा है अंजाम, और हमास के ठिकानों पर जबरदस्त फायरिंग की तस्वीर आपने देखी। वहीं ग्राउंड ऑपरेशंस में शामिल आईडीएफ की सैकड़ों लेडी ब्रिगेड्स किस तरीके से हमास का घेराव करते हुए, आईडीएफ ने ड्रोन से इंटरसेप्ट करते हुए हमास का घेराव किया है। अमिताभ सर, इस घेराव को क्या माने? क्या यहां भी हम यही सवाल रखें कि कुछ हद तक इन ऑपरेशंस के जरिए हमास को रिस्ट्रिक्ट होने में ये कामयाब रहे?
देखिए सुरभि, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमास को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था इजराइल को कि हमास को नेस्तनाबूद करना है, वो संभव नहीं हो पाया है। धीरे धीरे घेराबंदी करके, उन पर अटैक करके, सिविलियन पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को, उनके टनल्स को काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन अब तक सुरभि, जो सबसे बड़ी बात है कि अब तक पूरी इजरायली आर्म फोर्स एक हॉस्टेज को निकाल नहीं पाई। एक बड़े किसी भी एक्टिविस्ट को, चाहे वो याह्या सिनवार हो या जो भी हो, उनको वो अब तक पकड़ नहीं पाई है। तो इजराइल आर्म फोर्सेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, और नेतन्याहू के सामने चैलेंज है कि किस तरह जो सिचुएशन है उसको टैकल किया जाए। और अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है कि किसी भी तरह इस युद्ध को एक सीज फायर में परिवर्तित किया जाए। और रिस्ट्रिक्ट करने का, अमिताभ सर, मैंने आपसे सवाल किया, आपने कहा लेकिन रिस्ट्रिक्ट भले ही कर दिया हो, बट देयर इज नो एंड टू इट। अब आपने सिनवार का नाम लिया है, सिनवार को देखते हुए अगली बड़ी खबर है, क्योंकि हमास कमांडर सिनवार की हो सकती है सेफ एग्जिट। एक और बड़ी खबर, सिनवार की सुरक्षित निकासी पर इजराइल हो सकता है तैयार। बंधकों की रिहाई होने तक सिनवार की सेफ एग्जिट को लेकर सोर्सेस के हवाले से खबर है, और नेतन्याहू के सलाहकार के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद लगातार ठिकाने सिनवार बदल रहा है। अब अगर सिनवार के सेफ एग्जिट को देखते हुए सोर्सेस के हवाले से बंधकों की रिहाई होने तक सिनवार की सेफ एग्जिट को लेकर यह खबर बड़ी है, तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, यही होगा सवाल। लेकिन इजराइल अगर सिनवार को यह सेफ एग्जिट दे रहा है, तो यहां सिनवार समेत 5 हमास नेताओं को मिल सकती है सुरक्षित निकासी। सभी बंधकों की रिहाई होने तक सिनवार की सेफ एग्जिट को लेकर सोर्सेस के हवाले से खबर है। और गाजा में हमास की जगह नई सरकार बनने तक सिनवार का निर्वासन, नेतन्याहू के प्रमुख सलाहकार के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि इजराइल में अंदर खाने चल रहा निर्वासन पर विचार, और यासिर अराफात की तरह सिनवार का भी हो सकता है निर्वासन, क्योंकि एक बैकग्राउंड आपके सामने रख रहे हैं, जहां 1982 में पीएलओ नेता अराफात की बैरूत में सुरक्षित निकासी हुई थी, और याना सिनवार के दक्षिणी गाजा या कतर में होने की आशंका को देखते हुए ये सुधाकर सर बड़ी खबर है। अब इसको क्या माने, ब्रॉडर पॉलिटिकल और मिलिट्री कंसिडरेशंस को देखते हुए फैसला, या कहीं ना कहीं इसके इंप्लीकेशंस भी अब होंगे आने वाले वक्त में सामने? सुधाकर सर। यह सुरभि बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इसका इम्प्लीकेशन काफी सीरियस है, जो कि नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें मालूम है कि ब्लिंकन साहब जो है वेस्ट एशिया में काफ़ी दिनों से वो समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, यही प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये जो अभी दंग या ये जो लड़ाई चल रही है, इसका रिजल्ट अगर 2 नेशन थ्योरी, पैलेस्टाइन को अगर अलग से एक स्टेट नहीं दिया जाएगा, आइडेंटिटी नहीं दिया जाएगा, तो ये लड़ाई की समाप्ति कभी नहीं हो सकता है। ये जो चीज़ है ये इजराइल को मंजूर नहीं है। अगर ये एंड स्टेट है, इसी एंड स्टेट को मद्देनजर रखते हुए अभी सीज फायर करना निहायत आवश्यक है, जो कि नेतन्याहू को मंजूर नहीं है। उनको कहना है कि हमास का बैकबोन को तोड़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसिमेट करना है, और उनका जो टॉप और मिडिल और लोअर रंग लीडरशिप है उनको किसी भी तरह न्यूट्रलाइज करने पर ही हमास जाके इस ऑन द फेस ऑफ द प्लैनेट से यहाँ से ध्वंस हो सकते हैं। लेकिन ये नामुमकिन है मेरे अंदाज से और विचार से। आज के दिन में अगर एक चीज के ऊपर हम ध्यान दें, उससे कभी ये हासिल नहीं हो सकता है। वो एक चीज है ईरान के ऊपर ध्यान दिया जाए, कंटेन किया जाए, कंटेस्ट किया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए। साथ ही जो नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर अभी हमला हो रहा है, ये युद्ध को ये बढ़ोतरी दे सकती है। इसलिए यूएसए को सोच समझ के कैलिब्रेटेड वे से एफर्ट डालना निहायत आवश्यक है। बैक टू सर, उन्हीं वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स में हिजबुल्लाह के कमांडर्स को जिस तरीके से ढेर किया जा रहा है, और अगर इस पूरे रीजन में वॉर जोन की बैकग्राउंड को हम समझें, तो क्या यहाँ इतिहास दोहराता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा? अगर सेफ एग्जिट को लेकर आज ये सोर्सेस के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसी पर आगे विनोद सर से भी करूंगी सवाल, लेकिन गाजा पर फास्फोरस बॉम्ब की बारिश को लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि गाजा में आईडीएफ पर बहुत बड़े आरोप है। आईडीएफ पर फास्फोरस बॉम्ब के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। फास्फोरस बॉम्ब के इस्तेमाल पर बैन है, बावजूद इसके वॉर जोन में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फास्फोरस बॉम्ब को लेकर, इसके इस्तेमाल को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। और आज खबर आई है गाजा में आईडीएफ पर बड़े आरोप लगाते हुए फास्फोरस बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर खबर। और अब हमास की टनल पर इजराइल का हमला, एक और बड़ी खबर, जहां हमास के बड़े टनल नेटवर्क पर रॉकेट से वार किया गया है और आईडीएफ ने टैंक ब्रिगेड के साथ ऑपरेशन को दिया अंजाम। आईडीएफ ने टैंक के अंदर से बनाया हमले का वीडियो, ये देखिए तस्वीर।
लगातार जिस तरीके से सुरंगों तक पहुंचने में कामयाबी मिली, उसके बाद कैसे आईडीएफ टैंक के अंदर से हमले का वीडियो बनाते हुए ये सबूत सामने रख चुका है कि आईडीएफ ने अब कैसे ऑपरेशंस को और तेज कर दिया है और हमास के बड़े टनल नेटवर्क को कर दिया है ध्वस्त। अमेरिका और नेतन्याहू में मतभेद, आज की एक और सबसे बड़ी खबर। अमेरिका इजराइल के मतभेद सबके सामने आ गए। इजराइल की युद्ध नीति से अमेरिकी विदेश मंत्री नाराज हैं और नागरिकों को इजराइल मार रहा है, ब्लिंकन की तरफ से कहा गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का यह बहुत बड़ा बयान है। अमेरिका और इजराइल में बढ़ती दूरी, इस वक्त इसी सवाल पर जवाब लेने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि गाजा युद्ध को लेकर यूएस और इजराइल के संबंधों में तनाव को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह भी है कि इजराइल नागरिकों को मार रहा है और कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। 7 अक्टूबर का हमास अटैक नागरिकों पर हमले का लाइसेंस नहीं है और इजराइल की युद्ध नीति से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यह नाराजगी कि आने वाले वक्त में पड़ेगी भारी, क्योंकि गाजा में सीज फायर की अमेरिका की कोशिश के खिलाफ अगर इजराइल जाता है तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। इजराइल हमास जंग में ही आपको बता दें 28,000 लोगों की जान जा चुकी है। इन फैक्ट्स के बीच विनोद सर, ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका इजराइल का है, क्या आने वाले वक्त में इजराइल अमेरिका की नाराजगी को मोल लेने के लिए ऐसे कदम उठा सकता है? देखिए, ये दोनों जो बाहर दुनिया में कहते हैं उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर आप अमेरिका का अर्थव्यवस्था में देख लीजिए या फिर उनके डिफेंस के जो प्रोडक्शन देख लीजिए या उनके किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, मैक्सिमम इजराइल के मूल के लोग बैठे हैं, जूस बैठे हैं। तो जूस के कहे बिना अमेरिका एक कोई भी चीज इधर से उधर नहीं कर सकता है। आप यही देख लीजिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक को बंद होने के कगार में पहुंच गया है। 3 बड़े उनके जो वीसी हैं उनको इन्होंने रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया है। तो जूस का पकड़ अमेरिकन पूरे इकोनॉमी में, कल्चर में, उनके पॉलिटी में, वॉशिंगटन डीसी में बहुत ही ज्यादा है सर। लेकिन तो वॉर के बीच इस तरीके की बयानबाजी, उसके कहीं ना कहीं इंप्लीकेशंस होंगे। ये हाथी के दांत है मैडम, ये सुरभि जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बाकी हम और आप और बाकी जो न्यूज चैनल्स हैं और बाकी जो पॉलिटी है, यूनाइटेड नेशंस है, इनको खुश करने के लिए है। जो मेरे पीछे फॉस्फोरस बॉम्ब देख रहे हैं, ये भी अमेरिका का ही देन है। ये कोई इन्होंने इंडिजिनसली बनाया हुआ चीज नहीं है। तो ये हमें बहुत एज एक्सपर्ट्स हमें इसको समझना जरूरी है। ठीक है, वी कैन प्ले टू द गैलरी, क्योंकि वो भी एक जरूरी चीज है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अमेरिका के बिना इजराइल, इजराइल के बिना अमेरिका, ये एक ही कॉइन के दो तरफ के, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, जहां हिजबुल्लाह को इजराइल की विध्वंसक धमकी को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि इजरायली एयरफोर्स चीफ तोमर बार ने ये बड़ी चेतावनी दी है। सैकड़ों फाइटर जेट हमले के लिए तैयार हैं, रेडी टू स्ट्राइक मोड में इजराइल के फाइटर्स हैं, पल भर में हिजबुल्लाह को तबाह कर देंगे। अब इन दावों के बीच इसी खबर को देखते हुए कुछ और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह को इजराइल की यह विध्वंसक वार्निंग है। इजरायली एयरफोर्स चीफ तोमर बार की यह बड़ी चेतावनी, रेडी टू स्ट्राइक मोड में इजराइल के फाइटर जेट, पल भर में ही हिजबुल्लाह पर टूट पड़ेंगे आईएफ के सैकड़ों फाइटर और हिजबुल्लाह को कीमत चुकानी ही होगी। हालांकि अभी दक्षिणी लेबनान में एक्टिव है दर्जनों विमान और उत्तरी इजराइल में ही रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले हिजबुल्लाह कर रहा है। हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा लड़ाके ढेर इजराइल कर चुका है। और अब आज की एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं और अभी फिलहाल रेड सी में वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन पर चर्चा की, लेकिन पुतिन का विस्फोटक खुलासा और यूक्रेन जंग का नया फॉर्मूला आखिर है क्या? बड़ी खबरें, यूक्रेनी सैनिक के माइन डिफ्यूज का वीडियो अब आपके सामने होगा। माइंस को गोलियों से डिफ्यूज करते हुए सैनिक देखिएगा। यूक्रेनी फायरिंग के दौरान माइंस फटे। रूस ने यूक्रेनी इलाकों में माइंस बिछा रखे हैं और यूक्रेनी फायरिंग के दौरान ऐसे माइंस फटे, ये देखिए। और अब रशियन सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला, एक और बड़ी खबर जहां रूसी, आपको बता दें,
ट्रक को टारगेट किया गया है और ड्रोन अटैक में तबाह हुआ रशियन सैन्य ट्रक। यूक्रेन की स्वोबोदा बटालियन का यह एक्शन है। टारगेट कैसे हिट किया गया आपने देखा, लेकिन रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, जहां रूसी ठिकानों को पिन पॉइंट अटैक में उड़ा दिया गया। रॉकेट अटैक में रशियन सैन्य बेस उड़ा। ये पिन पॉइंट अटैक ऐसी जगह पर हुआ जहां भारी तादाद में गोला बारूद था, उसे अब नष्ट करने का दावा किया गया। तीन बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ड्रोन अटैक में सब कुछ तबाह कर दिया गया। ट्रक को टारगेट करते हुए पिन पॉइंट अटैक और रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला आपने देखा, जहां पर कैसे गोला बारूद वाले डिपो को ही नष्ट करने का बड़ा दावा किया गया है। अब इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर, जहां रूस के क्रास्नोदार में ही ड्रोन अटैक हुआ है और इलुस्की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की ये तस्वीर देखिए। धमाके के बाद रिफाइनरी में लगी आग। ड्रोन अटैक में भारी नुकसान का दावा। और रूस के अंदर यूक्रेन का हमला जारी है। एक और बड़ी खबर, जहां रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन के हमले को लेकर खबर आई। यूक्रेनी हमले से ही बेलगरोद में भीषण तबाही। यूक्रेनी हमले से बेलगरोद में जगह जगह लगी आग की ये तस्वीर आपके सामने। बेलगरोद की ये तस्वीरें, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया और यूक्रेनी हमले से बेलगरोद में जगह जगह लगी आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। भीषण तबाही मची हुई है रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन का ये हमला। तस्वीरें, दो बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए एक तरफ ऑयल डिपो में लगी आग की ये तस्वीर और बेलगरोद में जगह जगह लगी आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी धमाकों को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन अटैक में नुकसान का किया जा रहा है दावा और रूस के बेलगरोद पर भी यूक्रेन के हमले की उस वक्त की तस्वीर, जहां लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी। यूक्रेन में फ्रंटलाइन सैनिकों की भारी कमी को लेकर बड़ी खबर है। गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है यूक्रेन और सैनिकों और हथियारों की कमी से मनोबल भी टूट रहा है। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको लेकर बड़े दावे किए हैं और इन्हीं बड़े दावों के तहत यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी को लेकर इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है, बड़ा इनपुट अब आपके सामने रखूंगी, क्योंकि यूक्रेनी सेना की फ्रंट लाइन को ध्वस्त होने की कगार पर बताया जा रहा है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी को देखते हुए पहला बड़ा दावा, यूक्रेनी सेना की फ्रंट लाइन ध्वस्त होने की कगार पर। यूक्रेन की आर्टिलरी को नहीं मिल रहा है गोला बारूद। यूक्रेन की इन्फेंट्री यूनिट्स में महज 35% सैनिक और यूनिट्स को रसद और मूवमेंट में भी अब असुविधा हो रही है। हालांकि हथियारों की कमी से सेना का मनोबल भी टूट रहा है। यूक्रेनी सेना में भर्ती नहीं होना चाहते हैं लोग। रिपोर्ट के जरिए, वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के जरिए किए जा रहे दावे को लेकर अमिताभ सर एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि यही तो शायद रूस चाहता था। और इस हालात के बीच में ये कमी किस हालात तक आपको लगता है मुश्किल में डाल सकती है यूक्रेन को? जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। वो जितना भी ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक कर ले, उनमें सेना की सचमुच कमी है। और वहां जो स्थिति बनती जा रही है, वहां यूथ जो है वो बहुत कम बच गए हैं जो एक्चुअल मिलिट्री सर्विस कर सकते हैं। रिजर्विस्ट उनके कम होते जा रहे हैं और लोगों को 6-6 वीक की ट्रेनिंग के बाद फ्रंट पे भेज दिया जा रहा है। अंग्रेजी में कहा गया है कि वॉर शुरू होता है सैनिकों से, अंत होता है म्यूजिशियन से। तो आप समझ सकती हैं कि वो स्थिति अब यूक्रेन की आ गई है। लेकिन कमोबेश यूक्रेन अभी भी सस्टेन कर रहा है। लेकिन सस्टेन करने के लिए सबसे जरूरी ये है, एक तो वहां इंटरनल जो भी वहां चल रहा हो, जनरल जालूजनी को हटाने के बाद एक नए जनरल आए हैं, उनको जो फॉरेन एड मिलना था, जो एक्सपेक्टेड था, वो नहीं मिल रहा है, खासकर अमेरिका से।
यूरोप ने कुछ बताया है कि वो देंगे, लेकिन वो फेजेस में आएगा, वो कब आएगा, ये सारी चीजें रूस को और रूसी एग्रेशन को यूक्रेन में और हवा देती है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर्स कम हो रहे हैं वो नंबर आगे भी कम होते रहेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। और जैसा पुतिन ने इंडिकेट भी किया अभी हाल के एक इंटरव्यू में, किसी न किसी तरह हम चाहते हैं कि अमेरिका या वेस्ट इंटरवीन करे इस युद्ध को खत्म करने के लिए।